नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ईरान इजराइल का युद्ध 10वें दिन में प्रवेश कर चुका है। यूं तो उसकी अगर हम अपडेट्स की तरफ देखें तो आज इजराइल ने ईरान के 6 एयरपोर्ट्स पर हवाई हमला किया। इनमें मशहद, तेहरान, हमदान, देज़फुल, शाहिद बख्तरी और तबरीज के एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। ये सेना ने बाकायदा बयान जारी किया कि उसने ड्रोन के सहारे ईरान के 15 सैन्य विमानों को और हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर दिया है। इसके साथ साथ ये कई सारी ऐसी अपडेट्स हैं जो लग रहा है कि इस बार मध्य पूर्व का ये युद्ध दो देशों में नहीं बल्कि एक महायुद्ध में तब्दील हो सकता है, भले ही इसको विश्व युद्ध का नाम मिले या ना मिले। अमेरिका हिस्सा ले चुका है और आज ईरान के विदेश मंत्री पुतिन से मिल रहे हैं। कल दमित्री मेदवेदेव ने एक ऐसा खतरनाक बयान दिया जिसको हाल फिलहाल में सबसे बड़ा बयान कहा जा सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान को हथियार दिए जा सकते हैं। कौन से हथियार? परमाणु हथियार, एटॉमिक वॉर हेड ईरान को दिए जा सकते हैं। अगर ये बात है तो ये अभी तक इतिहास में कभी हुई नहीं है, क्योंकि परमाणु हथियार किसी भी देश ने किसी दूसरे देश को दिए नहीं हैं, अगर हम लोग औपचारिक तौर पर देखते हैं। लेकिन मेदवेदेव का ये कहना इस तरफ सवाल करता है कि क्या पुतिन ये काम कर सकते हैं कि वो यूक्रेन में उलझे हुए और ईरान के सहारे अमेरिका के खिलाफ कोई जंग इतनी ऊपर तक ले जाएं कि वो महायुद्ध में तब्दील हो जाए। पूरी दुनिया में अगर हम ईरान की तरफ के देशों को देखते हैं जिनमें परमाणु हथियार हैं, तो उनमें पहला रूस, दूसरा चीन और तीसरा नॉर्थ कोरिया है, जिन्होंने अमेरिका के ईरान पर हमले की बहुत तीखी निंदा की है और ये तक कहा है कि ये युद्ध की आग इससे भड़क सकती है। ऐसे में क्या रूस दे सकता है? पहला सवाल तो आपके जहन में ये आता है। लेकिन अभी तक ये बयान सिर्फ बयान तक दिख रहा है, जब तक कि ईरान के विदेश मंत्री वहाँ से कुछ ठोस लेकर नहीं लौटते हैं। अभी दुनिया में हमने अमेरिका के हमले के बाद दुनिया के रिएक्शंस ज़रूर देखे हैं, लेकिन ऐसा एक भी कदम नहीं देखा जो इस हमले के खिलाफ इस युद्ध की आग को भड़का रहा हो, सिवाय ईरान समर्थित कुछ देशों के बयानों के। अमेरिका के राष्ट्रपति इस युद्ध को और ज़्यादा गहराई से छूते हुए दिख रहे हैं। अगर हम देखते हैं, उन्होंने बयान दिया, ट्रंप ने फिर कहा कि अगर ये मौजूदा जो राजनीतिक नेतृत्व है ईरान का, ये ईरान को महान नहीं बना सकता, तो हमको फिर ऐसी रिजीम लानी होगी जो मेक ईरान ग्रेट अगेन, यानी ईरान को दोबारा से महान बनाए। ये उस तरफ इशारा है कि अभी तक जो सिर्फ फोर्डो, नतांज या एस्फान के परमाणु संयंत्रों को तबाह करने के बाद विमान जो वापस लौट गए थे अमेरिका के, क्या वो अब इस राजनीतिक नेतृत्व के बदलाव की तरफ जाएंगे? क्योंकि हम देख चुके हैं खामेनेई ने 3 दिन पहले ही ये अनाउंस कर दिया है अपने लोगों के बीच में कि उसके उत्तराधिकारियों के नाम क्या होंगे। उन्होंने 3 उत्तराधिकारियों के नाम जो एक सुप्रीम लीडर को चुनती है उस कमेटी को दे दिए हैं, और सबसे चौंकाने वाला नाम उनमें उनके बेटे का ही नहीं था, यानी जो मुज्तबा खामेनेई है, जिसको इसके लिए तैयार किया जा रहा था कि मौजूदा सुप्रीम लीडर के जाने के बाद मुज्तबा उसकी जिम्मेदारी संभालेंगे, उससे अलग करते हुए कम से कम खामेनेई ने एक बात तो साफ की है कि ईरान में ऐसा कुछ ज़रूर चल रहा है जो मौजूदा सरकार के मुफीद नहीं है। यानी अगर हम बात करें तो जो सत्ता का हस्तांतरण सुप्रीम लीडर में होना है, वही लीडर जो संसद से और तमाम उससे ऊपर है, कानून संविधान से ऊपर है, वो IRGC यानी जो रिपब्लिकन गार्ड्स हैं, वो सिर्फ उसी को रिपोर्ट करते हैं। वहाँ कोई भी ऐसा कदम खामेनेई नहीं उठाना चाहते इस वक्त, क्योंकि जनता की विरोध की आवाज़ भी वहाँ है। भले ये आंधी के तौर पर नहीं दिख रही हो, लेकिन इस वक्त वो विरोध है जिसके चलते खामेनेई को मुज्तबा को अपना उत्तराधिकारी बनाने से पीछे हटना पड़ा है। अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो अमेरिका इस युद्ध में उस लेवल तक जाना चाहता है, क्योंकि वो अब ये मान चुका है कि ये जो तीनों परमाणु संयंत्र उसने उड़ाए हैं, इसके साथ ही ईरान की जो परमाणु क्षमता हथियार बनाने की है वो खत्म नहीं हो रही है। ये संयंत्र जरूर खत्म हुए, लेकिन ईरान के नेताओं ने जो दावा किया है कि उन्होंने एनरिच्ड यूरेनियम को किसी दूसरी जगह भेज दिया, वो पहले ही इसको हटा चुके थे, और फिर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज और तमाम लोग जो रेडियो एक्टिविटी के अध्ययन उस पर जो
अध्ययन करते हैं उन्होंने भी देखा है कि वहाँ इस तरह की कोई लीकेज नहीं हुई है। ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका अब इस मामले को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि ये यहाँ इसको लेकर जहाँ राजनीति इधर मध्य पूर्व के देशों में तेज हो रही है, तो आप अमेरिका के अंदर भी इस राजनीति को तेज होते हुए देख रहे हैं। अमेरिका में जो डेमोक्रेट्स हैं वो तो विरोध कर ही रहे हैं। उन्होंने तो ये कहा है कि किस तरह से संसद का जो बाईपास करके राष्ट्रपति ट्रंप ने इस युद्ध की इजाज़त दी है, यानी हमले की इजाज़त दी है, ये गैर संवैधानिक है। लेकिन जो सबसे बड़ी दरार दिख रही है वो मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो जिनके दम पर इस बार ट्रंप ने सत्ता हासिल की थी, उनके अंदर भी थोड़ा विरोध दिख रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो सबसे विश्वसनीय नारा था वो ये था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने वादा किया था कि वो अब दुनिया के किसी दूसरे देश में जाकर उसकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, यानी अमेरिका दुनिया के किसी बाकी देश में जाकर अब युद्ध नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा नारा था, लेकिन अमेरिका इजराइल के दबाव में इस युद्ध में कूदा है और इसने उस नारे को जो है तोड़ दिया है जिसके साथ अमेरिका की जनता से वादा किया गया था। तो मागा के अंदर काफ़ी विरोध दिख रहा है। हालांकि ये विरोध किस लेवल तक जाएगा ये तो बाद में पता चलेगा, अभी कुछ वहाँ चुनावों के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी के समय में इस तरह की आवाज़ें उभर रही हैं। हालांकि ट्रंप जो हैं अपने पूरे मंत्रिमंडल को एक रखने में कामयाब हुए हैं। जेडी वांस जो शुरुआत में विरोध कर रहे थे, उन्होंने बाद में इसका समर्थन किया था। सवाल ये भी उठे थे कि आखिर नेतन्याहू ने वो क्या बात की है कि जिसके चलते अमेरिका जो अभी तक 14 दिन का समय मांग रहा था वो युद्ध में शामिल क्यों हो गया। तो इस पर सबसे बड़ा जो अंदर से बातचीत जो निकलकर अमेरिकन अखबार और तमाम एजेंसीज ने डिस्कस की, उसमें ये है कि नेतन्याहू ने जो फ़ोन किया था जिसमें जेडी वांस, रक्षा मंत्री और वहाँ की जो कमान है, जो सेंट्रल कमान है जिसके जो हेड हैं और एनएसए, उन तमाम लोगों ने जो नेतन्याहू के साथ लंबी चली हुई बैठक में ये कहा था, जो फ़ोन पर बातचीत हो रही थी उसमें नेतन्याहू ने धमकी दी थी कि वो 14 दिन का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से नेतन्याहू की या इजराइल का जो आयरन डोम है, जो डेविड स्लिंग्स है या फिर थर्ड और जो उनका पैट्रियट है, वो सिस्टम अब अमेरिका जो ईरान के खिलाफ उनको 100% सुरक्षा नहीं दे रहा है। पिछले कुछ समय से इजराइल ने जिस तरह की मिसाइलों के हमले झेले हैं उसने इजराइल के आत्मविश्वास को भी थोड़ा हिलाया ज़रूर है, क्योंकि ये जो मिसाइल कल छोड़ी गई जिसको हिंदुस्तान के मीडिया ने चालबाज मिसाइल जैसा कहना शुरू किया, शेकिन, ये 8500 किलोमीटर का जो इसकी स्पीड रखती है, लिहाजा न तो सायरन बजा ना ही किसी तरह कुछ पता चला और बस एक साथ धमाका, यानी आयरन डोम को इसके बारे में कुछ पता तक नहीं चला जब तक कि उसने हिट नहीं कर दिया। ये ईरान की उस ताकत को दिखाता है जो बहुत दिनों के साथ उसने अर्जित की है और वो ये तैयारी लंबे समय से कर रहा था। तो मुझे लगता है कि वो जब नेतन्याहू ने ये साफ किया कि उनका जो डिफेंस जो एयर डिफेंस है वो अब उतनी ताकतवर नहीं दिख रही है और दिन बर दिन जिस तरह से अगर ईरान के मिसाइल हमले नहीं रोके गए और अपना लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो इजराइल के लिए ये एग्जिस्टेंशियल संकट हो सकता है, यानी उसके अस्तित्व को संकट हो सकता है। इसीलिए अब वो अमेरिका का इंतज़ार नहीं करेगा। शुरुआत में विरोध अमेरिका की तरफ से था, लेकिन अमेरिका ने उसके बाद ये जो है जानकारी की बुधवार को ही ये फैसला कर लिया था कि अब उसको हमला करना है, यानी 3 से 4 दिन तक जो भी आपने बातचीत देखी वो उस हमले के लिए डिसेप्शन तैयार करने वाली बातचीत थी। अब अगर हम लोग इजराइल की बात करें तो इजराइल जो है जिस तरह से हमला कर रहा, उसके बाद ईरान के हैं, ईरान ने अभी तक अमेरिका को सिर्फ चेतावनी दी है, उसने अभी तक अमेरिका पर कोई हमला नहीं किया। यहाँ तक कि अभी किसी अमेरिकन सिटीजन पर जिस तरह से उन्होंने कहा था कि अब कोई भी अमेरिकी सेफ नहीं है, उस पर हमला नहीं किया, ना ही 29 जो एयर बेस हैं जो अलग अलग जगह अमेरिका के बेस हैं मिडिल ईस्ट में, उन पर किसी तरह के हमले की सूचना आई है। हालांकि अमेरिका ने पूरी दुनिया में जहां भी ईरान और ईरान समर्थित आतंकी संगठनों का प्रभाव है वहां तमाम एम्बेसियों को हाई अलर्ट पर रखा है, रेड अलर्ट पर रखा है। इसके साथ साथ जहां कुछ ऐसे मुस्लिम चरमपंथी मुस्लिम उग्रवादी संगठन जो हमला कर सकते हैं, यानी जो वॉर की शुरुआत कर सकते हैं और इसके बाद अमेरिका के हमले के बाद वो अमेरिका के खिलाफ अपनी घृणा प्रदर्शित करने के लिए कोई हमला करेंगे, वहाँ तमाम जगह पर भी अमेरिकन जो सिक्योरिटी है वो हाई अलर्ट पर है। इसके साथ अगर हम लोग बात करें कि अमेरिका में
सिक्योरिटी की एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग होनी है जिसमें खुद डोनाल्ड ट्रंप शामिल होंगे और वो इस बात पर देखेंगे कि अमेरिका जो है इस पूरे ईरान के हमले के बाद की पूरी दुनिया की जो हालत है उसके रिएक्शंस को कैसे देखता है। मेदवेदेव के बयान ने यकीनन अमेरिका की कुछ पेशानी पर बल ज़रूर खड़े किए होंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि युद्ध जो है अनिश्चय होते, युद्ध के परिणाम पहले से तय नहीं होते। तो इसीलिए क्या ये स्थिति हो सकती है अगर हम लोग देखें तो उससे पहले ईरान का, अभी मैं अपडेट में देख रहा था कि ईरान ने फिर उत्तरी इजराइल के उत्तरी हिस्से में कई मिसाइलें दागी हैं, उन इलाकों में सायरन बज रहे हैं। आईडीएफ ने बताया कि वायु सेना जो है इजराइल की वो इंटरसेप्ट कर रही है और जहां ज़रूरी हो वहां वो उसका जवाब भी दे रही है। इससे पहले मैंने आपको बताया किस तरह से 6 एयरपोर्ट तबाह किए हैं और ईरान ने ड्रोन मारा। अब जो क्या ये वार हेड देने वाली बात आगे बढ़ेगी या नहीं, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। इसी बीच आपने देखा होगा कल हिंदुस्तान को इसमें एक सोशल मीडिया पर एक कैंपेन आपको ज़्यादा दिखाई दी जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर अचानक ये चलना शुरू हुआ कि भारत ने अमेरिकी सेनाओं को या एयरफोर्स को अपने एयरफील्ड का इस्तेमाल करने दिया, या अमेरिकन जो एयरफोर्स है उसने इंडियन एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है। ये खबर इस तरह चली सारे मीडिया पर कि सरकार को इसका जवाब देना पड़ा, यहाँ तक कि पीआईबी जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की जो फैक्ट चेक मशीन है उसको ये बताना पड़ा कि कभी हिंदुस्तान ने इस तरह की कोई इजाज़त नहीं दी है और ना ही हिंदुस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया है। ये दरअसल भारत के अंदर की एक स्थिति बताती है, साथ ही साथ ये भी बताती है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तमाम देशों में एक ख़ास किस्म के वर्ग जो है बहुत तेज़ी के साथ ये तैयारी कर रहा है कि इस युद्ध में बाकी तमाम लोगों को भी शामिल किया जा सके। क्योंकि कल पाकिस्तान के सोशल मीडिया को अगर आप गौर करते हैं तो पूरे दिन अपने सरकार की आलोचना करते हुए वो मीडिया लगातार इस बात के लिए गुस्सा दिखा रहा था कि क्यों नहीं ईरान की तरफ से कोई क्या एक्शन लेता। आखिर पाकिस्तान एक्शन ले भी क्या सकता है, कोई सोचे। लेकिन पाकिस्तान का जो मीडिया है, पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है, वो लगातार एक बात पर तंज कस रहा है कि पाकिस्तान ने ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज़ का अनुमोदन किया है, क्योंकि ये एक ऑफिशियली चिट्ठी भी उनकी तरफ से गई है, ऑफिशियली रिकमेंडेशंस गया है जिसमें उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का पद संभाल रहे इसाक डार के साइन है। लिहाजा दिन भर चलता रहा कि क्या ट्रंप को जो है निशाने हैदर दिया जाएगा जो पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ साथ शाहे जुर्रत और तमाम चीज़ों के अलग अलग नाम चलते रहे। लेकिन ये बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान का भले ही बहुत छोटा हिस्सा हो, लेकिन एक हिस्सा उसके अंदर ऐसा है जो इस समय पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ नफरत से भरा हुआ है और वो खाड़ी के देशों को गालियां दे रहा है। ये इस तरफ की तरफ ये जो इशारा है ये बताता है कि कट्टरपंथ यहाँ कितने ज़्यादा जड़े जमा चुका है। क्योंकि पाकिस्तान को लेकर बहुत बार हमने वीडियो बनाए हैं, मेरे तमाम वीडियो, और आपने मेरी डिबेट्स जो अलग अलग जगह जिनमें मैं जाता हूँ वहाँ भी सुना होगा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान अपने नेताओं की वजह से ऐसा नहीं है, या अपने जो सेना के जनरल हैं उनकी वजह से कट्टरवादिता वहाँ नहीं है। पाकिस्तान अपनी जनता की वजह से कट्टर है, जिसकी वजह से ये लोग, इनके नेता वहाँ मौजूद हैं। और अगर 1979 का गौर कर सकते हो कुछ लोग जिनके इतिहास में रुचि है, तो वो देखेंगे कि 1979 में जिस तरह से मक्का पर सीज टू मक्का हुआ था, जहाँ कुछ आतंकियों ने जो हमला करके मक्का पर कब्जा कर लिया था, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे उस कब्जे को रिलीज करने में। लेकिन पूरी दुनिया में उसके बाद आतंक की एक नींव पड़ गई थी। अगर हम देखते हैं चूँकि उसमें भी वहाँ के लोगों ने ये माना था कि इस सब के पीछे अमेरिका का हाथ है, जायोनिस्ट हाथ है और अमेरिका का हाथ है। लिहाजा दुनिया में अलग अलग जगह मुस्लिम जो मदरसे, जो जितने भी मदारिस थे या तमाम इस तरह के संगठन जो धार्मिक शिक्षा पर बेस्ड थे, उन्होंने पूरी दुनिया में इसको मुसलमानों पर अमेरिका का हमला माना और अलग अलग जगह पर अपने आतंकी संगठनों की स्थापना देखी। अभी जो आतंकी संगठन आपको दिखाई दे रहे हैं, ISIS जैसे या दूसरे, ये उसी के बाद पैदा हुए आतंकी संगठन है। लिहाजा जो हमको डर जो है, जिस तरह की चीज़ें हमको दिख रही, जिस पर जांच एजेंसीज बेहतर तरीके से गौर करें, वो यही है कि ये जो सोशल हैंडल्स हैं ये इस तरह का माहौल पैदा करना चाहेंगे कि इस युद्ध के बाद दोबारा से आतंकी लहर आपको दिखाई दे। और इस बार उस आतंकी लहर के लिए चूँकि उस वक्त तो ज़्यादातर आतंकी आपने देखा होगा
सऊदी अरब से निकले या फिर जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनसे एक बड़ी भारी तादाद निकली, और साथ में अफ्रीकी देशों से भी आतंक के लिए नए नए आतंकी संगठन जो इस्लामिक थे वो सब तैयार हुए। इस घटना के बाद भी जिस तरह की ये ट्वीट्स हैं, जिस तरह के ये हैंडल्स से रिपोर्ट्स जो जा रही हैं, जिस तरह की वो बातचीत कर रहे हैं, उससे लगता है कि इस बार जो आतंक की अगर लहर कोई उठती है तो वो लहर जो है उसमें बड़ा योगदान पाकिस्तान बांग्लादेश की सरजमीन का होगा, और उसमें हिंदुस्तान से भी कुछ लोग शामिल होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान से इसलिए शामिल होंगे, हिंदुस्तान में ये काफ़ी जड़ जमा चुके हैं। अगर आपको एक घटना पर गौर करना हो तो आप केरल की उस घटना को गौर कर सकते हैं, जिसमें 22 से ज़्यादा लोग, जिनमें कन्वर्टेड हिंदू और सिख ईसाई महिलाएं भी थी, वो अपने बच्चों को लेकर भी यहाँ से हिजरत करके गए थे। जो उनका कहना था वो हिजरत करके आईएसआईएस की तरफ से लड़ने वहाँ पहुँच रहे थे। ये अलग बात है कि उनमें से पहुँच नहीं पाए कुछ को अलावा, और बाकी सब लोग मारे गए अलग अलग जगह पर। कुछ लोग अफगानिस्तान में बंद हैं, जिसमें याद होगा आपको जो कन्वर्जन के बाद वो महिला थी उसको बाहर हटाना है, लेकिन वो उसके विचारों को सुनने के बाद मुझे नहीं लगता किसी सरकार की इतनी हिम्मत होगी कि उसको वापस यहाँ ला सके। तो जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ इस समय मध्य पूर्व के देशों में है, लेकिन इस लड़ाई की विचारधारा का प्रसार आपके तमाम देशों में पहुंच रहा है। तो कल की जो घटना जिस पर सोशल मीडिया पर हमने देखी, वो पूरी तरह से भारत को इसमें एक जोड़ने की कोशिश थी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो अब बहुत बड़ी दिक्कत वहाँ वैसे ही आ चुकी, क्योंकि पाकिस्तान ऑफिशियली अब उस रिकमेंडेशन को जो अपने भेजे है उसको वापस भी नहीं ले सकता, और अगर वो भेजे रखता है तो फिर उसके तमाम लोगों के साथ जो इस्लामिक ब्रदरहुड के कंसेप्ट के लोग हैं वो उसको कोशिश करेंगे। हालांकि जो मिडिल ईस्ट की मौजूदा समय में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई इस तरह का बयान नहीं, वो इस तरह की मूवमेंट नहीं दिख रही, चाहे वो कतर हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो ब्रुनेई हो, चाहे वो यूएई हो या फिर सऊदी अरब, जो कि ये बताती हो कि उनका बहुत ज़्यादा दर्द जो है ईरान के साथ है। ईरान को लेकर जिस तरह की वहाँ धार्मिक मतभेद हैं, क्योंकि शिया बाहुल्य कंट्री और पूरी दुनिया में शियाओं का जो राजनीतिक नेतृत्व और धार्मिक नेतृत्व है वो ईरान के पास है, और यही एक लड़ाई भी है। बहुत से ट्विटर हैंडल पर लिखा हुआ था कि क्या ईरान में फिर करबला दोहराया जाएगा, इस तरह के बहुत सारे एंगल्स आ रहे थे। क्या शियाओं को जो है फिर से अकेला छोड़ दिया जाएगा, क्या सुन्नी दुनिया उनको मुस्लिम मानती है? नहीं, चूँकि पाकिस्तान में ये सवाल बहुत ज़्यादा ज़ोरों से इसलिए उठ रहे थे क्योंकि पाकिस्तान में लगभग 150-200 से ज़्यादा जो शिया मुस्लिम्स हैं उनको पिछली बार मारा गया, उनकी मस्जिदों में विस्फोट हुए, और अगर हम लोग लंबे समय का एक दशक का देखें तो लगभग 4000 के करीब इस तरह से शिया मुस्लिम्स की हत्या अलग अलग आतंकी संगठन, चाहे लश्कर झांगवी हो, सिपह साहबा हो, ये तमाम संगठन कर चुके हैं। तो ये जो लड़ाई बढ़ रही है, ये एक कारण ये भी हो सकता है कि क्या इसमें ये नया एक एंगल हो सकता है, इसीलिए शायद सुन्नी देश इस तरह से जैसे जॉर्डन है, सीरिया में तो अब आपने देखा एक सरकार ही बदल गई है, तो वहाँ तो नहीं हो पाएगा, उसका भी उस तरह का जवाब नहीं, वरना इससे पहले वहाँ से अब तक हिजबुल्ला या हमास का अटैक हो चुका होता, जिनको खुद ईरान पालता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल वहाँ चल रहा है, लेकिन हमको अगर हम लोग उस पर अपडेट्स पर नज़र रख रहे हैं तो 10वें दिन की यही अपडेट्स है। दुनिया के वो तमाम देश जो अभी तक इजराइल के आयरन डोम या उसके डेविड स्लिंग्स पर भरोसा करके अपने नागरिकों को नहीं निकाल रहे थे, उन लोगों ने अपने नागरिकों को निकालना भी शुरू कर दिया है। एक खबर जिस पर मैं बातचीत करना चाह रहा था वो है कि सोनिया गांधी ने जिस तरह से 21 कांग्रेस की जो नेता हैं और पूरे एक दो समय यूपीए सरकार की चेयरपर्सन रही, उन्होंने एक लेख परसों लिखा और उसमें उन्होंने बहुत तेज़ी से आरोप लगाया था कि सरकार जो है अमेरिका का समर्थन कर रही है या चुप्पी साध रही है। और ईरान के ऊपर उन्होंने जिस लेख का शीर्षक था उस पर मैंने डिटेल की थी, आज मैं बता रहा हूँ कि क्यों इतिहास जब हम देखते हैं तो उसके आईने पर गर्द नहीं होती। इतिहास को जब आपको झांक के देखते हैं तो वो आपको उंगली पकड़कर सही रास्ते की तरफ ले जाता है, क्योंकि जिस तरह से सोनिया गांधी हॉस्पिटल से आई और लंबे समय हॉस्पिटल में भर्ती थी, आने के बाद ये आर्टिकल लिखा, उसके बाद लगा कि क्या वाकई इस देश में बदलाव काफ़ी तेज़ी से आया है और क्या इस सरकार ने ईरान के साथ कोई गलत किया है। लेकिन जैसे ही आप इतिहास में झांकने की शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि ये सरकार नहीं, यूपीए सरकार वो सरकार थी जिसने ईरान को, अगर आप ये कहें तो ईरान का साथ छोड़ा था, या धोखा देने वाले जैसे शब्दों का इस्तेमाल अगर हम करें तो वो उनका कहना था। मैं 21 जून के लेख में जिसका शीर्षक आपको याद था, इट इज़ स्टिल नॉट टू लेट फॉर इंडियाज़ वॉइस टू द बी हर्ड,
ये सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर इजराइल ईरान संघर्ष और गाजा में तबाही पर चुप्पी की आलोचना की। उन्होंने ये कहा था कि ये भारत की नैतिक और राजनीतिक परंपराओं से एक परेशान करने वाला विचलन यानी बदलाव है और मूल्यों का आत्मसमर्पण है। उन्होंने ये तक कहा कि इजराइल की ईरान के खिलाफ कार्रवाई शक्तिशाली पश्चिमी देशों के लगभग बिना शर्त समर्थन के कारण संभव हुई है और भारत की चुप्पी को पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका का समर्थन माना जा सकता है। तो अगर हम इसको, अब हम लोगों ने इतिहास के जो है पन्नों को अगर आप गौर करेंगे तो उससे देखना होता है कि आखिर कब से ये विचलन शुरू हुआ। और जब आप जाते हैं तो आपको ये दिखाई देगा कि पहली बार ईरान के खिलाफ भारत ने यूएन में वोट किया तो उस वक्त जो सरकार थी वो सरदार मनमोहन सिंह की सरकार थी, जो यूपीए की सरकार थी। और यूपीए की सरकार में किसी भी आदमी को जो उस वक्त की सरकार के बारे में कुछ भी जानता है वो जानता है कि श्रीमती सोनिया गांधी की मंजूरी के बिना कोई एक पत्ता भी नहीं हिलता था, क्योंकि जो सरदार मनमोहन सिंह थे वो सेलेक्ट प्राइम मिनिस्टर थे, वो इलेक्ट किए गए प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। बहुत सारे लोगों को ये आता है कि दूसरी सरकार उनके नेतृत्व पर विश्वास में बनी, नहीं, ये फिर सिलेक्शन था। इलेक्शन कांग्रेस ने लड़ा था, सिलेक्शन श्रीमती सोनिया गांधी ने किया था। ये उस समय के अखबारों में आपको दिख सकता है। तो ऐसे में उस वक्त क्या हुआ था, क्योंकि वो तो सरकार यूपीए की थी, तो हम लोग उस पर देखते हैं कि पहला कब हुआ था। यूपीए सरकार के दौरान भारत ने आईएईए में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ मतदान किया था। और जो ये मतदान था ये इसको माना गया कि अमेरिका के साथ ये दबाव का परिणाम था। अमेरिका जो भारत उस समय उसके साथ परमाणु समझौते के लिए और उस समझौते पर दबाव के लिए भारत सरकार ने ईरान का साथ छोड़ा था, जो लंबे समय से जिसके साथ सभ्यगत या कल्चरल रिश्ते थे और कूटनीतिक रिश्ते थे। उस पर 24 सितंबर 2005 को भारत ने आईएईए यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के एक प्रस्ताव पर 21 अन्य देशों के साथ मतदान किया था, जिसमें ईरान को अपने सुरक्षा उपाय के समझौतों का पालन न करने वाला पाया गया था। इस कदम को पहले के रुख से हटाकर देखा गया, क्योंकि इससे पहले जो सरकार थी वो एनडीए की सरकार थी, जिसका नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार या उससे पहली सरकारें, जिसमें तमाम सरकारें शामिल थी, कांग्रेस की भी थी और दूसरी भी सरकारें शामिल थी और गठबंधन में बनी हुई सरकारें भी थी, उन्होंने ईरान के खिलाफ कोई इस तरह से ओपनली वोट नहीं किया था। ये वोट उस समय किया गया जब यूपीए की सरकार सत्ता में शामिल थी और यूपीए की चेयरपर्सन थी श्रीमती सोनिया गांधी, जिन्होंने अभी सरकार पर अटैक किया। अगर हम लोग ये देखें तो ये पहली बार था जब इस तरह का फैसला किया गया हो। इसके बाद एक अगला, फिर हम लोग उसके बाद का देखते हैं। उसके बाद फिर एक और फैसला हुआ जो यूएनएससी में हुआ, ये फिर फरवरी में हुआ। ये एक दूसरा था, एक महीने बाद ही फरवरी 4, 2006 को इंडिया अगेंस्ट साइडेड विद द यूएस, उन्हें फिर यूएस का साथ दिया, जबकि आईएईए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने वोटेड की रेफर ईरान नॉन कंप्लायंस ऑफ यूएनएससी, यानी जो यूएनएससी का जो कंप्लायंस करने थे जो रूल्स, वो उसने कंप्लायंस नहीं किए थे। ये फिर से वापस ईरान के खिलाफ वोट किया। किसने? हिंदुस्तान ने। और सरकार किसकी थी? सरकार मनमोहन सिंह की थी। मैं उस समय का जो उन्होंने, इसके बाद मनमोहन सिंह ने एक वक्तव्य भी दिया, क्योंकि उस समय ये सवाल उठे थे। उन्होंने 17 फरवरी 2006 को पार्लियामेंट को बताया, एज ए सिग्नेटरी टू द एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सदस्य होने के नाते, ईरान हैज़ द लीगल राइट टू डेवलप पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। वो न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल तरीके यानी शांतिपूर्ण उसके लिए डेवलप कर सकता है, शांतिपूर्ण यूज के लिए, कंसिस्टेंट विद इज इंटरनेशनल कमिटमेंट एंड ऑब्लिगेशन। और इसको जो है कंसिस्टेंट रहना है अपनी ऑब्लिगेशंस और कमिटमेंट के, बट इट इज incumbent upon Iran to exercise the right in the context of the safeguard that it has voluntarily accepted upon nuclear program under the IAEA। यानी उसने कहा कि वे उसी के पास आता है और इस तरह से उन्होंने खिलाफ वोट किया। जो वोट किया गया वो यूपीए का खिलाफ वोट किया गया, जो कि सोनिया गांधी आरोप लगा रही हैं। अब हम लोग यूपीए की इस एनडीए की सरकार पर जाते हैं, खासतौर से मोदी सरकार पर, जिसके लिए आरोप लगाया गया। अब उसमें हम लोग देखते हैं एनडीए सरकार के दौरान 2024 और 2025 ये दो ऐसे मौके आए जब भारत को वोट करना था। तो भारत ने आईएईए में ईरान के परमाणु प्रस्ताव के कार्य संबंधित प्रस्तावों पर मतदान से परहेज किया, अब्स्टेन किया। अब्स्टेन का मतलब विरोध करना नहीं होता,
सीधे तौर पर उसके साथ ना हम लोग साथ खड़े हैं ना विरोध कर रहे हैं। यानी ये एक तरह से जब विरोध में प्रस्ताव अगर कोई पास हो रहा है तो जिस देश के खिलाफ ये प्रस्ताव पास हो रहा, अगर हम उसके लिए अब्सटेन करते हैं तो एक तरह से उसका समर्थन ये माना जाता है। ये सोनिया गांधी का दावा था कि सरकार अमेरिका का समर्थन कर रही है, लेकिन अगर हम इसको इस तरह देखते हैं तो ये जो सोनिया गांधी का दावा था वो पूरा सही नहीं उतरता, क्योंकि 2024 में जो भारत ने ईरान को जो 2024 का प्रस्ताव था वो था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में एक प्रस्ताव पर, जिसमें ईरान को एजेंसी की परमाणु कार्यक्रम की जांच में सहयोग न करने के लिए फटकार लगाई गई थी। इसी तरह फिर जून 2025 में भारत ने IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के उस प्रस्ताव पर परहेज किया जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम की कड़ी आलोचना की गई थी और इसे 1974 के व्यापक सुरक्षा उपायों के उल्लंघन का दोषी ठहराया गया था। तो ये मुझे लगता है कि श्रीमती सोनिया गांधी ने जो कहा या उनके जो सलाहकारों ने वो लेख लिखा, उन्होंने महज 20 साल पुरानी फाइलें भी खंगालने की कोशिश नहीं की और उन्होंने जो बिहार के चुनाव के वक्त इसको एक तुरुप का इक्का मानकर चल दिया है। और ये बात कम से कम आंकड़ों से तो साबित हो रही है कि वो ज़्यादा तुष्टीकरण ज़्यादा दिख रहा है, कोई चिंता कम दिख रही है, क्योंकि यही चिंता, हालांकि मेरा ये मानना है कि उस वक्त भी भारत ने अपनी एक स्वतंत्र नीति का पालन किया था, क्योंकि भारत को ज़रूरत थी, भले ही अमेरिका के साथ हमको परमाणु समझौते के लिए उसके दबाव का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन भारत को एक इंटरनेशनल अपार्थिज्म से भी बाहर आना था, जो एटॉमिक अपार्थिज्म था, जो भारत के साथ रंग भेद कम से कम परमाणु मसले में था, तो उससे बाहर आना था। आज के वक्त तो भारत की सरकार की नीति और ज़्यादा बेहतर तरीके से हमको दिख रही है कि जिस वक्त दोनों देश जो आपस में एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए लड़ रहे हों, उन दोनों देशों के बीच में भी अगर सरकार दोनों देशों में अपने नागरिकों के हितों का सही से संचालन कर पा रही हो, तो ये एक बेहतर बात हो सकती है। ये देश की राजनीति के अपने फायदे के लिए चलने की बात हो सकती है। लेकिन सोनिया गांधी का विरोध शायद कुछ और कहता है। जबकि ईरान ने अपने यहाँ से हिंदुस्तान के छात्रों को निकालने के लिए एयरफील्ड, जबकि आप देख रहे हैं उसके एयरपोर्ट्स पर अटैक हो रहे हैं, उस वक्त भी भारत के लिए एयरफील्ड खोला है। ये उसके एक तरह से भारत सरकार की नीतियों के प्रति समर्थन है। दूसरी तरफ इजराइल अभी भी आपके लोगों को रखे हुए है और वो और लोगों को भी मांग सकता है, तो ये भी आपको ये बताता है कि इजराइल को भी आपसे कोई दिक्कत नहीं है। लिहाजा इतने टाइट रोप पर चलने वाली सरकार के वक्त अगर कोई विपक्षी नेता इतना बड़ा हमला करता है तो उसको कोई बहुत अच्छे उसमें नहीं लिया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये एक बड़ी खबर मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग कर चुके थे किस तरह से वहाँ जो है इससे पहले हम लोगों ने ये बातचीत इसलिए की थी क्योंकि वो जो लेख था उसकी भाषा पढ़ी थी, लेकिन उस लेख का जो पिछला आधार है, यानी जो उस लेख को लिखने वाले लेखक ने ये तक नहीं सोचा कि ये लेख उसके खिलाफ जा रहा है, ना कि मौजूदा सरकार के। तो ये बात होती है। दूसरा एक बड़ी खबर चूंकि उत्तर प्रदेश से है, अब उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है, क्योंकि 27 की शुरुआत में ये चुनाव हो जाना है और 25 का अब चलना 6 मंथ पूरे हो जाएंगे और अब बिहार के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के लिए कमर कसने लगेगी। तो सपा ने पहला काम किया कि उसने 3 बागियों को निकाल दिया। ये वो तमाम नेता हैं जो उस वक्त जो वहाँ जब राज्यसभा के लिए वोट पड़ रहा था और बीजेपी को 8 जिताने के लिए सपा के अंदर या दूसरे तमाम दलों से उसको वो चाहिए थी, वोट चाहिए थी, तो उस वक्त 7 विधायकों ने सपा के व्हिप का उन्होंने विरोध किया था, उन्होंने उसके विरोध में मतदान किया था। उनमें से 3 लोगों को निकाल दिया है, यानी ये 17 महीने बाद ये एक्शन हुआ है और इसको अनुग्रह अवधि बताया गया। लेकिन कई बार ये सवाल आता है कि क्या आपने निकाले हुए लोगों को निकाल दिया, क्योंकि ये माना जा रहा था कि इस पर समाजवादी पार्टी विधानसभा अध्यक्ष की तरफ रुख करेगी और एक अपील फाइल करेगी जिसमें इन विधायकों की सदस्यता रद्द की जाए, इस अपील के साथ जाएगी। लेकिन वो न जाके उसने इनको पार्टी से निकाला, यानी अब ये असंबद्ध सदस्य हो गए, इनकी सदस्यता अभी तो बची रहेगी और ये आगे किसी भी पार्टी को अपना समर्थन दे सकते हैं। हालांकि इन लोगों के नाम है तो आप इनके नाम, ये काफ़ी कद्दावर नेता है। ये अलग बात है कि ये पीडीए के मौजूदा गणित में नहीं है, जिसमें से सबसे पहले अयोध्या की गोसाईगंज से अभय सिंह जो बाहुबली हैं, जो बाहुबली से पहले हम लोग जो शब्द बोलते थे माफिया हैं, वो इस तरह से कहा जा सकता है। अमेठी की गोरीगंज सीट से राकेश सिंह है और रायबरेली की ऊंचाहार सीट से मनोज कुमार पांडे हैं, जिसको ब्राह्मण चेहरा मान के बहुत दिन तक समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी में आगे किया। ये अब सपा का जो आधिकारिक हैंडल है वो कहता है कि सांप्रदायिक
विभाजनकारी और पीडीए विरोधी विचारधारा का साथ देने के कारण सपा जनहित में इन विधायकों को पार्टी से निकाल रही है। इनके हृदय परिवर्तन के लिए दी गई अनुग्रह अवधि खत्म हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये जो तमाम है, अब इनमें से अगर आप राकेश सिंह को देखते हैं तो राकेश सिंह कई बार विधायक रह चुके, 3 बार विधायक रहे हैं। और दूसरे नंबर पर मनोज कुमार पांडे तो 4 बार से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अभय सिंह का आसपास के इलाके में है। तो ये तमाम वो लोग हैं जो बहुत ताकतवर लोग थे। हालांकि उन तीनों ने ही साफ कहा है कि साहब, मनोज पांडे कह चुका मैं तो 15-17 महीने पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर चुका हूँ। मुझे तो इस तरह से, उसी तरह से राकेश सिंह ने कहा कि मैं तो राष्ट्र और राम के साथ हूं, जो इनका विरोध करते हैं मैं उनका साथ पहले ही छोड़ चुका। तो एक तरह से निकाले गए लोगों को ही उन्होंने निकाल दिया है। अब ये अब ये राकेश, इस पर सवाल जरूर होगा अभय सिंह, लेकिन सवाल उठना, क्योंकि बीजेपी के पास जो लॉन्ड्री है, जो उसकी वॉशिंग मशीन है, वो बहुत ही पावरफुल है। जो भी उसके अंदर आता है वो एकदम धुल पूछ के एकदम साफ हो जाता है। ये अगर आपको अभय सिंह के बारे में जानकारी हो तो इन्होंने खब्बू तिवारी, पिछले चुनाव में तो 2017 में उन्हें खब्बू तिवारी ने हरा दिया था। 2012 में पहली बार वो विधायक बने थे और 2022 में दूसरी बार सपा के टिकट पर जीती। और ये बाहुबली नेता के तौर पर थे, पहले मुख्तार अंसारी के करीबी थे, बाद में राजा भैया के साथ मजबूत हुए। तो ये आप समझ सकते हैं कि उनका रिश्ता क्या होगा। जो लोग अभी बचे हुए हैं उनमें एक पूजा पाल है, आपको मालूम होगा पूजा पाल जो राजू पाल की पत्नी थी। तो वहाँ ये माना गया कि अवधेश पाल की जिस तरह अतीक के आदमियों ने हत्या की थी, उस तरह से उमेश पाल की, माफ़ कीजिएगा, जो राजू हत्याकांड का गवाह था, उसके बाद से जो ये समुदाय है इसकी जो पूरी सहानुभूति अभी भी पूजा पाल के साथ है। तो लिहाजा अखिलेश नहीं चाहते होंगे कि पीडीए के घटक के अंदर आने वाले ओबीसी में से किसी एक को निकालें। दूसरा आशुतोष मौर्य है, ये भी पिछड़े समाज से आते हैं। उनकी दलील दी गई है कि इनको जो है मजबूरी में इनसे वोट डलवाया गया, इन्होंने बहुत दबाव में वोट डाला, तो लिहाजा उनको भी नहीं। बाकी दोनों राकेश पांडे और विनोद चतुर्वेदी हैं, उनको अभी भी उसने निकाला नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये अम्बेडकर, ये जो है अभी उनके काम के आ सकते हैं। विनोद चतुर्वेदी हाल ही में अमित शाह से मिले थे, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा उनका बयान नहीं है जिससे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती हो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात मुझे लगता है कि सपा का ये है कि वो किस तरह से अपने इस गणित को योगी आदित्यनाथ के सामने टिकाएगी। तो बहुत सारी खबरें थी। इसके अलावा पहलगाम में जो 2 पकड़े गए हैं, उन लोगों के पकड़े जाने के बाद मुझे लगता है कि अब भारतीय जांच एजेंसियां सीधे तौर पर उन आतंकियों तक पहुंच सकती हैं जिन्होंने भारत पर ये अटैक किया था। लेकिन बहुत लंबे समय से आलोचना झेल रही सरकार में जब इन 2 लोगों को पकड़ा है, जिन लोगों ने पहलगाम के हमले के आतंकियों को शरण दी थी, तब ये सवाल ज़रूर, उस समय भी ये सवाल उठा था कि कोई ना कोई यहाँ स्थानीय ज़रूर है जिसने उनको लाया। अब इन दोनों को पकड़ा गया है। ये जो है परवेज़ अहमद जोथार और बशीर अहमद जोथार पहलगाम के ही रहने वाले थे। हमले से पहले तीनों आतंकियों को इन दोनों ने हिल पार्क के पर्यटन सीजन में, जो अपने लिए झोंपड़ी बनाते हैं, उसमें रुकने के लिए जगह दी थी। और इनको ये पूरी तरह मालूम था कि ये आतंकी करने क्या आए हैं, उनको उनका प्लान भी मालूम था। इसके बावजूद उन्होंने दी। और अब उन्होंने तीनों आतंकियों की पहचान भी बता दी। हमको मालूम है कि जो पहले एसके जारी किए जा चुके हैं, उनमें 20-20 लाख रुपए के इनाम देने की बात की गई थी, जिसमें आदिल हुसैन ठोकर, अली भाई उर्फ तला भाई और हासिम मूसा और सुलेमान का नाम शामिल था। अभी इन सब के लश्कर तैयबा से शामिल होने की बात है। अब चूंकि भारत इसका क्या इस्तेमाल कर सकता है, भारत इसका एक डोजियर तैयार करके जो FATF में पाकिस्तान को वापस डालने की बात की जा रही है, उसके लिए तैयार कर सकता है। लेकिन एक सवाल हमेशा से आता है कि जो इस तरह के आतंकियों को, जो जिस तरह से एक नेटवर्क है, उसको तोड़ने की ये सरकार तैयारी बहुत कर रही है, लेकिन इतने लंबे समय से लगता है कि नसों में काफ़ी जहर भरा हुआ है अभी भी, जो उस तरह के हिस्से में, वहाँ इस तरह के लोग जो बहुत आज भी पाकिस्तान के आतंकियों को ठहरा सकते हैं, उस पर सरकार को जोर देने की ज़रूरत है। लेकिन लंबे समय से सरकार पर यह सवाल जरूर उठ रहा था कि पहलगाम के वो आतंकी कहाँ गए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। भारत ने पहलगाम के आतंकियों के आकाओं को ज़रूर सजा दी थी और भारत पाकिस्तान बिल्कुल एकदम युद्ध के करीब पहुंच चुके थे। लेकिन उन आतंकियों का उस वक्त कहा गया था कि शायद वो नियंत्रण रेखा पार करके पाकिस्तान वापस चले गए। लेकिन जिस तरह से उस हमले के बाद भारत सरकार ने तुरंत सीमाओं पर एकदम नियंत्रण कर दिया गया था, वो ये आसान नहीं माना जा रहा था कि वो वापस गए थे। लेकिन इस घटना से ये तो साबित होता है कि इस तरह की घटनाओं में जो उन्होंने एक नेटवर्क तैयार किया था, खासतौर से पाकिस्तान ने कश्मीर में अलग अलग हिस्सों में अपने आतंकियों को मदद देने के लिए जिस तरह का
लोकल नेटवर्क खड़ा किया था, उसको तोड़ने के लिए अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। ओवरग्राउंड वर्कर्स के मकान जिस तरह से सीज किए जाते हैं और उनको फिर कोर्ट उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अभियान अभी जारी रहने की ज़रूरत है। जब तक उनको ये फ़ायदा और नुकसान के बीच में नुकसान की तरफ पलड़ा ज़्यादा झुकता हुआ नहीं दिखेगा, वो हमेशा फ़ायदे के लिए काम करते रहेंगे। तो इसके अलावा कुछ खबरें थी, लेकिन हम उन पर फिर बाद में बात करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।